हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज से लिया है। और चलिए सीधे फिर क्वेश्चन पे ही आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, ओके। अ थ्री फेज 50 किलोवाट रेटेड इंडक्शन मोटर ड्राइंग 44 किलोवाट इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ ए पावर फैक्टर ऑफ 0.75 लैगिंग. What size of capacitor in kVAR in each phase is required to improve the operating power factor to 0.96? What is the reduction in current and kVA due to capacitor installation at operating voltage of 415 voltage? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है कि हमारे पास हमारे पास जो थ्री फेज सर्किट है उसमें 50 किलोवाट का एक इंडक्शन मोटर है जो एक्चुअली तो 44 किलोवाट जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जिसका जो पावर फैक्टर है 0.75 है लैगिंग। ठीक है, और इसको 0.75 को इम्प्रूव करके पावर फैक्टर को करना है 0.96। ठीक है, तो जब इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितने केवीआर का कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर हम उस कैपेसिटर को लगाते हैं जिससे कि पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव होकर 0.96 होता है, तो उसके बाद में करंट में कितना रिडक्शन आएगा वो फाइंड आउट करना है। और करंट में रिडक्शन आएगा तो जो केवीए है या जो टोटल पावर है उसमें भी रिडक्शन आएगा, तो वो फाइंड आउट करना है कि वो कितना आएगा। ठीक है, ओके। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि कैपेसिटर लगाने से आखिर पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, मैंने जो सर्किट लिया है, इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्योर इंडक्टर है। ठीक है, और ये एसी सर्किट है, इसका डायग्राम है। तो जब सर्किट में केवल इंडक्टर होता है तो उस समय जो फेज एंगल बनता है वोल्टेज और आई यानी कि करंट के बीच में, वो क्या रहता है कि इसमें जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि जो करंट होता है इंडक्टर के केस में वो होता है, करंट जो होता है 90 डिग्री लैगिंग होता है। ठीक है, यानी कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है। ठीक है, सर्किट में, ओके। लेकिन जब सर्किट में केवल कैपेसिटर होता है तो उसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से जो करंट होता है वो करंट 90 डिग्री आगे की ओर रहता है। यानी कि इसमें जो फेज एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये जो एंगल है वो 90 डिग्री ना होकर के थोड़ा कुछ कम होता है। ठीक है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच ही रहती है। ठीक है, ये जो है एक्चुअली जो थियोरेटिकली है वो 90 डिग्री रहता है, बट जो प्रैक्टिकली है वो इतना पॉसिबल नहीं है। जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में वेरी होते रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, कि इंडक्टर में, अगर सर्किट में इंडक्टर है तो उसमें करंट जो है 90 डिग्री जो है लैगिंग होता है, और अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो जो करंट है वो 90 डिग्री जो है लीड करता है, यानी कि आगे रहता है। ठीक है, ओके। तो आ, 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 तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं तो मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर ये जो आई है इसको मैं कह सकता हूँ आई इंडक्टर के लिए, और ये वाला जो आई है वो कैपेसिटर के लिए है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यानी कि एक सर्किट में इंडक्टर के साथ कैपेसिटर भी लगा दूं पैरेलल में, तो मुझे जो है इन दोनों का रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे क्वेश्चन से लिंक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मोटर है वो एक तरह से इंडक्टर ही है। ठीक है, अब उसमें जो है हमने क्या किया है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए एक कैपेसिटर लगा दिया है। ये जो कैपेसिटर लगाया है ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए है। इससे क्या होगा, जब पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा तो करंट कम लेगा तो ऑटोमेटिकली जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टर के पैरेलल में हमने जो है कैपेसिटर लगा दिया है। ये एसी सर्किट का डायग्राम है अल्टरनेटिंग करंट का। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये इसका एक फेज डायग्राम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल है, और ये एंगल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला जो पी एफ क्या था, यानी कि पावर फैक्टर इनिशियल में क्या दिया हुआ था, 0.75 दिया था। ठीक है, वोल्टेज और आई वन यानी कि वोल्टेज और इनिशियल करंट के बीच में जो 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 एंगल था वो था थीटा वन 41 डिग्री 41 मिनट।
ये था, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके निकाला था, ठीक है, जब पावर फैक्टर जो है cos थीटा 1 0.75 था, ठीक है। तो जब हमने जो है यहाँ पर पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जब ये कैपेसिटर लगाया, यानी कि कैपेसिटर लगाने पर अब क्या हो गया, जब जो करंट इन्वॉल्व हुआ कैपेसिटर लगाने पर, वो क्या हुआ, वो आई कैपेसिटर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जब इन्वॉल्व हुआ आई कैपेसिटर, और पहले यहाँ पर क्या था, आई था, आई यानी कि इंडक्टर वाला था, तो ये आई कैपेसिटर और ये आई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, वो यहाँ पर एक नया आई बना, जिससे हम कह सकते हैं I2 बना, ठीक है। यानी कि जो पहले I1 था वो रिड्यूस होकर क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे जो फेज़ एंगल है, फेज़ एंगल जो पहले 41 डिग्री 41 मिनट था, वो रिड्यूस होकर के हो गया 16 डिग्री 26 मिनट, ठीक है। तो ये जो है एंगल जो है, फेज़ एंगल जो है वो रिड्यूस हो गया। फेज एंगल रिड्यूस होने से जो I2 का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो घट करके हो गया 63.76, पहले था 81.6 एम्पियर और घट करके फिर बाद में हो गया 63.76 एम्पियर, ठीक है। तो जब करंट घटेगा तो पावर का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो भी डाउन होगा और पावर की जो है सेविंग होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है इसके जो सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं उससे करंट या जो पावर सेविंग कैसे होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ये थीटा की वैल्यू और आई की वैल्यू से कैसे आई हैं, वो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्रॉ पावर है, यानी कि जो मोटर है वो पावर कंज्यूम कर रहा है कितना, 44 किलोवाट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोटर का इनपुट पावर हो जाएगा 44 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनिशियल पावर फैक्टर है यानी कि cos थीटा का मतलब होता है पावर फैक्टर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई है, इनिशियल पावर फैक्टर कितना है, 0.75 है, ठीक है। तो 0.75 ये हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 0.75, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 41 डिग्री 41 मिनट, ठीक है। ओके, फाइनल पावर फैक्टर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 0.96, ठीक है। तो फाइनल पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, cos थीटा 2 यानी कि 0.96। जब थीटा की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा, थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 0.96 यानी कि 16 डिग्री 26 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो है tan थीटा 1 और tan थीटा 2 भी इसी थीटा की वैल्यू को पुट करके जो है निकालना रहेगा, ठीक है। ये मैं tan थीटा 1 और tan थीटा 2 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि कभी भी KVR निकालना है, अगर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है सर्किट में और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने KVR के कैपेसिटर लगेगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, पावर ड्रॉन पावर इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ठीक है। तो इसलिए हमको जो है tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू जो है निकालनी है। तो अगर हम निकालते हैं सॉल्व करके, तो tan थीटा 1 में थीटा 1 की वैल्यू क्या आई है, 41 डिग्री 41 मिनट, यानी कि tan 41 डिग्री 41 मिनट, इसको पुट कर देते हैं तो इसका जो सॉल्व करने पर वैल्यू आता है 0.88 हो जाएगा। और tan थीटा 2, जो थीटा 2 की वैल्यू है 16 डिग्री 26 मिनट, जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.29, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, रिक्वायर्ड कैपेसिटर KVAR का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कैपेसिटर एक तरह से रिएक्टिव लोड है, ठीक है। टू इम्प्रूव पावर फैक्टर फ्रॉम 0.75 टू 0.96, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, P tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो ड्रॉन पावर कितना है, 44 किलोवाट, ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा 1 का जो वैल्यू है वो 0.88 माइनस tan थीटा 2 का जो वैल्यू है 0.29, वो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.96 kVAR। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटर इन KVR इन ईच फेस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको हर फेस के लिए कितना रिक्वायरमेंट है कैपेसिटर का,
या केवीआर में, वो निकालना है। तो हर फेस के लिए आपको जो है निकालना है, ठीक है। तो हर फेस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 फेस सर्किट है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू आया है केवीआर का उसको 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच फेस में जो कैपेसिटर चाहिए होगा उसका जो है मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो है निकल जाएगा, ठीक है। वो कितना आएगा सॉल्व करने पर 8.65 kVAR, ठीक है। यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब सेकंड हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि करंट में कितना रिडक्शन हुआ कैपेसिटर लगाने के बाद में, और टोटल केवीए में कितना रिडक्शन हुआ कैपेसिटर लगाने के बाद में, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है, यानी कि जो कॉस थीटा या कॉस फाई आप कह सकते हैं, वो क्या होता है, ड्रॉन पावर डिवाइड बाई टोटल पावर। और यहाँ पर टोटल पावर का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 फेस है तो यहाँ पर जो टोटल पावर हो जाएगा √3 VI हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि √3 VI कहाँ से आया, कैसे आया, इसको कैसे डिराइव करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि √3 VI टोटल पावर कैसे आता है, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए जो टोटल पावर हो जाएगा √3 VI हो जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट ये I ऊपर आ जाएगा और cos फाई नीचे हो जाएगा। तो I ऊपर आ जाएगा और ड्रॉन पावर कितना है 44 है, तो √3 I ऊपर आ गया। और यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना वोल्टेज दिया था, जो क्वेश्चन में वोल्टेज दिया था वो था 415 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 415 की जगह 0.415 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है किलोवाट में जो है इसको जो है सॉल्व करना है। तो किलोवाट में सॉल्व करने के लिए जो वोल्ट है वो किलो वोल्ट हो जाएगा। तो 415 को मैं 0.415 लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। इंटू 0.75, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है, इनिशियल पावर फैक्टर का वैल्यू 0.75 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो इनिशियल करंट आता है वो आता है 81.6 एम्स आता है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था तो मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि जो इनिशियल करंट था वो कितना था, I1 81.6 एम्पियर था, ठीक है। तो वही ये करंट है 81.6 एम्पियर, ठीक है, ओके। अब जब पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर के 0.96 हो जाता है तब क्या होता है, तब I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम जैसे पहले निकालें वैसे निकालेंगे। I2 44 ड्रॉन पावर, ठीक है, डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्ट कितना था 0.415 किलो वोल्ट, इंटू अभी नया पावर फैक्टर क्या आया है 0.96 आया, तो यहाँ पर 0.96 आ गया। तो जब I2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 63.76 एम्स आएगा, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फेज डायग्राम में I2 की वैल्यू क्या आ गई थी, 63.76 आ गई थी, जो कि घट करके आ गई थी, और हमें यही चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा करंट में कितना रिडक्शन हुआ पहले से, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था करंट 81.6 था, तो 81.6 जो घट करके भी कितना हो गया 63.76 हो गया, तो 63.76। तो आपका जो करंट का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया, सॉरी, करंट में कितना रिडक्शन हो गया, करंट में जो रिडक्शन हो गया वो हो गया 17.84 एम्स, ठीक है। इतना करंट में रिडक्शन हुआ। तो जब करंट में रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो पावर है, पावर कंजम्पशन है, उसमें भी रिडक्शन हुआ होगा, जिससे कि आपकी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग ही है ना, ओके। तो आइए देखते हैं कि केवीए यानी कि टोटल पावर में कितना सेविंग हुआ। देखिए इनिशियल केवीए किलो वोल्ट एम्स 0.75 pf। तो cos फाई का वैल्यू क्या होता है, cos फाई का वैल्यू होता है एक्टिव पावर डिवाइड बाई टोटल पावर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos फाई का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्टिव पावर डिवाइड बाई टोटल या एपरेंट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्टिव पावर यानी कि जो मोटर ले रहा है, ठीक है, मोटर जो किलोवाट ले रहा है वो कंज्यूम कर रहा है, वो कितना 44 है, ठीक है। और 44 में अगर यानी कि एक्टिव पावर जो 44 है, अगर मैं इसमें जो cos 5 है जो 0.75 इनिशियल पावर फैक्टर, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं cos 5 से 0.75 से,
तो ये एपरेंट पावर ऊपर आ जाएगा, यानी कि मेरे को टोटल पावर जो है वो मिल जाएगा। तो टोटल पावर यानी कि एपरेंट पावर कितना आ जाएगा, 58.67 किलो वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से फाइनल 0.96 पावर फैक्टर पे निकालेंगे टोटल पावर, या कह सकते हैं केवीए निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 0.96। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर 96 है, 0.96 है, 96, और जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 45.83 केवीए। आप देख सकते हैं कि जब पावर फैक्टर बढ़ करके 0.96 हुआ है तो यहाँ पर जो किलो वोल्ट एम्स या टोटल पावर है वो घट गया है। ठीक है, तो इससे कितना मेरा पावर सेविंग होता है, यानी कि रिडक्शन इन केवीए। तो पहले कितना था, 58.67 था, 58.67 माइनस कर देंगे 45.83, तो आ जाता है 12.84 किलो वोल्ट एम्स। ठीक है, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। तो इतना जो है पावर का सेविंग होता है। वैसे ये केवीए है। ठीक है, इसको काट देता हूँ मैं, किलो वोल्ट एम्स है ये। ठीक है, तो 12.84 किलो वोल्ट एम्स हो जाता है। तो इतना जो है पावर का सेविंग होता है। ठीक है, ये किलो वोल्ट एम्स जो होता है इसको एक्चुअली ये रिएक्टिव लोड और एक्टिव लोड दोनों का ये वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है टोटल पावर या एपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए भी कोई अगर आप इसके लिए भी मुझे कमेंट करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझना है, टोटल पावर, एपरेंट पावर और एक्टिव पावर क्या है, कैसा है, और फेज एंगल जो उनके बीच रिलेशन है, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए इसके लिए भी एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो और बाकी जो है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी से मेरी वीडियो जल्दी पोस्ट होते रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।